हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओवरव्यू, अवलोकन। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि सभी लोगों के लिए हर समय फूड अवेलेबल हो, फूड एक्सेसिबल हो, मतलब भोजन तक पहुंच हो, और फूड अफोर्डेबल हो। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। द पुअर हाउसहोल्ड्स आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी whenever there is a problem of production or distribution of food crops। अगर कभी भी अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आता है या उसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है, तो जो पुअर हाउसहोल्ड हैं इस सिचुएशन में ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर अनाज का प्रोडक्शन कम हुआ तो अनाज महंगे हो जाएंगे, तो निर्धन परिवारों के लिए वो अनाज खरीद पाना अफोर्डेबल नहीं होगा। इसलिए निर्धन परिवार ऐसे सिचुएशन में ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, और पीडीएस शॉप्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट विजिलेंस बनाए रखे। और अगर पीडीएस शॉप्स में काम अच्छे से नहीं हो रहा, फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, तो गवर्नमेंट फिर एक्शन भी ले। पीडीएस शॉप्स में राशन कम दाम पे मिलता है, तो ये राशन लोगों तक कम दाम पे पहुंचे, इसमें कोई धांधली ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट विजिलेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर पीडीएस शॉप्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, धांधली कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक्शन की जरूरत पड़ती है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? खाद्य सुरक्षा क्या है? फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। सांस लेने के लिए जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जीने के लिए भोजन इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 2 वक्त का खाना मिल गया। फूड सिक्योरिटी का मतलब इससे कहीं अधिक है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। जब हम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की बात करते हैं, तो इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, देश में जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा, बाहर से जो फूड इंपोर्ट हो रहा है। और तीसरा, पिछले वर्षों में
गवर्नमेंट ग्रेनरीज में जो फूड स्टॉक को स्टोर किया गया है, इन सबको जोड़कर हम देखते हैं कि कितना फूड अवेलेबल है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। फूड एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि भोजन तक लोगों की पहुंच हो। अगर कोई व्यक्ति मार्केट में गेहूं खरीदने गया तो उसे गेहूं मार्केट में मिले, इसे फूड एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। थर्ड, अफोर्डेबिलिटी इंप्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। फूड अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 10. फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब पहला, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल दी पर्सन्स। सभी लोगों के लिए इनफ फूड अवेलेबल हो, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सेकंड, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। सभी लोगों के पास क्वालिटी फूड खरीदने की कैपेसिटी हो, मतलब उनके पास पर्याप्त धन हो। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। थर्ड, देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। फूड की एक्सेसिबिलिटी में कोई बैरियर ना हो, मतलब सभी लोगों तक भोजन की एक्सेसिबिलिटी हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। In the 1970s, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of basic foodstuffs. 1970s में फूड सिक्योरिटी का मतलब था कि बेसिक फूड स्टफ की ऑल टाइम अवेलेबिलिटी हो। भारत के रेस्पेक्ट में बेसिक फूड स्टफ का मतलब है चावल, गेहूं एक्सेट्रा। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। Amartya Sen added a new dimension to food security and emphasized the access to food through what he called entitlements, a combination of what one can produce, exchange in the market, along with state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. अमर्त्य सेन जी ने फूड सिक्योरिटी में न्यू डायमेंशंस ऐड किए। उन्होंने एक्सेस टू फूड को एंटाइटलमेंट के थ्रू एम्फेसिस किया। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति अगर फूड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे वो मार्केट में खरीद बेच सके और साथ में कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों तक भोजन पहुंच सके। उनके इस डेफिनेशन के वजह से फूड सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग ही बदल गई। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, household, regional, national, and global levels exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. 1995 में वर्ल्ड फूड समिट के दौरान यह डिक्लेयर किया गया कि इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब सभी लोगों के पास हर समय एक्टिव
और हेल्दी लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का फिजिकल एक्सेस हो, मतलब उनके आसपास मार्केट में भोजन मिलता हो, और इकोनॉमिक एक्सेस हो, मतलब वे उस भोजन को अफोर्ड कर पाए, इतना उनके पास पैसा हो ताकि वे अपने डाइटरी नीड्स को पूरा कर सके। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। The declaration further recognizes that poverty eradication is essential to improve access to food. इस डिक्लेरेशन में यह भी बोला गया कि फूड के एक्सेस को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि पॉवर्टी को खत्म किया जाए, क्योंकि जब पॉवर्टी खत्म होगी तो लोगों के पास पैसा होगा जिससे वे भोजन खरीद पाएंगे और उनके पास फूड की एक्सेस ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वाई फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्यों। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे सोसाइटी में जो सबसे पुअर सेक्शन है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, वे हर समय फूड इनसिक्योरिटी के फीलिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फूड उनके लिए इजीली एक्सेसिबल ना हो, अफोर्डेबल ना हो। बट जब देश में कोई नेशनल डिजास्टर आता है, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी या फिर क्रॉप फेलियर होने की वजह से अकाल आ गया, तो उस वक्त जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग हैं, वे भी फूड इनसिक्योरिटी से ग्रस्त हो सकते हैं। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी? किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट यानी सूखे के कारण, टोटल फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में गिरावट आती है। जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है वहां फूड शॉर्टेज हो जाता है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप। एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। जब फूड शॉर्टेज होता है तब फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फूड की सप्लाई कम हो जाती है। हाई प्राइसेस के कारण कुछ लोग फूड खरीद नहीं पाते हैं। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। If such calamity happens in a very widespread area or is stretched over a longer period of time, it may cause a situation of starvation. A massive starvation might take a turn of famine. अगर ऐसा कैलेमिटी बहुत बड़े क्षेत्र में आता है या फिर लंबे समय तक खिंच जाता है, तो स्टार्वेशन यानी भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर स्टार्वेशन भी एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो फेमाइन यानी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation.
फेमाइन के दौरान भूखमरी के कारण, कॉन्टामिनेटेड वाटर के यूज के कारण, सड़े हुए भोजन के प्रयोग के कारण एपिडेमिक फैलने लगता है और लोगों की बड़े लेवल पे मृत्यु होने लगती है, क्योंकि लोगों को जब पर्याप्त साफ पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, पीने को साफ पानी नहीं मिलता, तो लोगों की बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट आने लगती है और लोगों की मृत्यु होने लगती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। Natural calamities and pandemics may also lead to food shortage. For example, COVID-19 pandemic had an adverse impact upon the food security. नेचुरल कैलामिटीज और पैंडेमिक्स के कारण फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न हो सकती है या फिर फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है, तो फूड में शॉर्टेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फूड सिक्योरिटी पर एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला था। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा। Restriction of movement of people and goods and services impacted economic activity. लोगों के और गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिसके वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ा था। लोगों के आवागमन पर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुई। Therefore, food security is needed in a country to ensure food at all times, including calamities and pandemics. इसलिए किसी भी देश में हर समय फूड सिक्योरिटी जरूरी होता है, ताकि लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है, ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. This famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. भारत में सबसे भयंकर फेमाइन था फेमाइन ऑफ बंगाल 1943। इस फेमाइन में बंगाल प्रोविंस में 30 लाख लोग मारे गए थे। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। Nothing like Bengal famine has happened in India again. It is, however, disturbing to note that even today, famine-like conditions exist in many parts of the country, leading to starvation deaths at times. बंगाल जैसा अकाल भारत में फिर कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि इवन आज भी देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति एग्जिस्ट करती है और भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु भी हुई है। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। डू यू नो हु वेयर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन? क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स who were affected most by dramatically increasing price of rice. They were the ones who died in this famine. फेमाइन के दौरान फूड की शॉर्टेजेस होती है, तो चावल वगैरह की कीमत के बढ़ जाने के कारण एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और दूसरे कैजुअल लेबरर्स सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुए थे। इस अकाल में उन्हीं की सबसे अधिक मृत्यु हुई। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। इस टेबल में बंगाल प्रोविंस में राइस के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। 1938 में 85 लाख टन राइस का प्रोडक्शन हुआ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो टोटल अवेलेबल था 85 लाख टन। फिर 1939 में 79 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, 4 लाख टन का इंपोर्ट हुआ, तो टोटल अवेलेबल था 83 लाख टन। 1942 में
93 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, इंपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ, 1 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ, तो टोटल अवेलेबल था 92 लाख टन। फिर 1943 में जिस साल फेमाइन आया था, 76 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, 3 लाख टन का इंपोर्ट हुआ, टोटल अवेलेबल था 79 लाख टन। स्टोरी ऑफ रामू। रामू की कहानी। रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर in agriculture in Raipur village. His eldest son Somu, who is 10 years old, also works as a pali to look after the cattle of the Sarpanch of the village, Satpal Singh. रामू रायपुर विलेज में कैजुअल एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह काम करता है। उसका बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है और गांव के सरपंच सतपाल सिंह के कैटल्स के देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। Somu is employed for the whole year by the Sarpanch and is paid a sum of ₹1000 for this work. सोमू को सरपंच ने पूरे साल भर के लिए काम पे रखा है। उसके इस काम के लिए उसे सिर्फ ₹1000 मिलते हैं। रामू हैज 3 more sons and 2 daughters, but they are too young to work on the field. रामू के 3 और बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं और खेत में काम नहीं कर सकते। His wife Sunari is also part-time working as house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. उसकी वाइफ सुनहरी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम पार्ट टाइम बेसिस पे करती है। She gets half liter milk and some cooked food along with vegetables for her daily work. उसके डेली के काम के लिए उसे आधा लीटर दूध, सब्जी और थोड़ा पका हुआ खाना मिलता है। Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. इसके अलावा एग्रीकल्चरल सीजन में वो अपने पति के साथ मिलकर खेत में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वो अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू only during times of sowing, transplanting and harvesting. हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है कि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, तो सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, हार्वेस्टिंग के समय ही रामू को काम मिलता है। He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. बाकी समय में मतलब फसल तैयार होने और पकने तक के पीरियड के दौरान 4 महीने वो बेरोजगार रहता है। He looks for work in other activities. Sometimes he gets employment in bricklaying or in construction activities in the village. इस पीरियड में वो दूसरे एक्टिविटीज में काम ढूंढता है। कभी कभी उसे ईंट की भट्टी में या फिर गांव में चल रहे किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में उसे काम मिल जाता है। By all his efforts, Ramu is able to earn enough either in cash or in kind for him to buy essentials for 2 square meals for his family. रामू के इन प्रयासों के कारण वो कैश में या फिर किसी दूसरे वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है कि वो अपने परिवार के 2 वक्त के भोजन को जुटा सके। However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties, and sometimes his small kids have to sleep without food. बट जब कभी वो काम पाने में असफल होता है, तब उसे और उसकी फैमिली को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और कभी कभी तो उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता है। Milk and vegetables are not a regular part of meals in the family. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work. उसके परिवार को भोजन में दूध और सब्जी रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते। जिन 4 महीनों के लिए वो बेरोजगार रहता है, उस वक्त उसकी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। स्टोरी ऑफ अहमद। अहमद की कहानी। Ahmed is a rickshaw puller in Bangalore. He has shifted from Jhumri Talaiya along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. He stays in a झुग्गी। अहमद बैंगलोर में एक रिक्शा पुलर है। वो अपने 3 भाई, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वो एक झुग्गी में रहता है। The survival of all members of his family
डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। उसका परिवार उसके रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन के आय पर निर्भर है। However, he does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है क्योंकि हो सकता है किसी दिन उसकी कमाई अच्छी हो और अगले ही दिन बहुत कम कमाई हो, इसलिए उसकी अर्निंग फ्लक्चुएट करती है। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज। कभी कभी वो इतना कमा लेता है कि दिन भर की जरूरी सामान खरीदने के बाद भी उसकी कुछ सेविंग हो जाती है। On other days, he barely earns enough to buy his daily necessities. कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत कम कमाता है और वो अपने दिन भर की जरूरी सामान भी नहीं खरीद पाता। However, fortunately, Ahmed has a yellow card, which is a PDS card for below poverty line people. With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar and kerosene oil for his daily use. बट अहमद के पास एक येलो कार्ड है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोगों को मिलता है, जिसे पीडीएस कार्ड कहते हैं। इस कार्ड से अहमद अपने डेली यूज के लिए सफिशिएंट मात्रा में व्हीट, राइस, केरोसिन ऑयल, शुगर एक्सेट्रा प्राप्त कर लेता है। He gets these essentials at half of the market price. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people. पीडीएस शॉप्स पे सामान उसे मार्केट रेट से आधे दाम पर मिलता है। राशन शॉप जिस दिन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए खुलता है, तब उस दिन वो अपने मंथली स्टॉक को खरीद लेता है। इन दिस वे, अहमद इज एबल टू eke आउट हिज सर्वाइवल with less than sufficient earnings for his big family, where he is the only earning member. इस तरह अहमद, जो कि अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है, वो किसी तरीके से अपने इनसफिशिएंट अर्निंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।